पहले हम रिकेप कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का, उसके बाद हम करेंगे। तो उन कैलेंडर्स की सेटिंग्स और नए कैलेंडर्स बनाना, उसके अलावा हमने ये भी सीखा कि अगर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है, यानी रिसोर्स कोई हार्डवेयर होता है या रिसोर्स आपका कोई पर्सन होता है जो कोई टास्क परफॉर्म करता है, यानी टास्क पे रिसोर्स समझे जाते हैं। तो हमने देखा था कि उन रिसोर्सेज के लिए इंडिविजुअल कैसे हम उनकी शेड्यूलिंग करते हैं। अब ये शेड्यूलिंग जो करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि अगर आपका बाय डिफॉल्ट बेस कैलेंडर है वो 5 डेज अ वीक था, हमने क्या किया उसको 4 डेज अ वीक बना दिया, 4 डेज अ वीक बना दिया। एक फ्राइडे को हमने देखा था कि हमने छुट्टी कर ली तो फ्राइडे ऑटोमेटिक हमारा ग्रे हो गया था। तो एक तो हमने चीजें देखी कि हाउ वी कैन सेट वीक डेज को हमने सेट किया, यानी वर्किंग वीक डे। उसके अलावा हमने देखा कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर डे के लिए हमें आवर्स सेट करने हैं, फॉर एग्जांपल एक दिन है जिसको हाफ डे हम करना चाह रहे हैं तो वो हाफ डेज कैसे सेट करेंगे। फिर हमने देखा कि हॉलीडेज हम कैसे सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुख्य हॉलीडेज है तो हमने वो सारी शेड्यूलिंग की। उसके बाद हमने जनरल के अलावा अगर कोई फॉर एग्जांपल एक ऐसा शेड्यूल है, मतलब हम फॉर एग्जांपल वीकली है या मीटिंग है या कोई ऐसा काम है, उसके लिए हमने देखा था कि कैसे उसके लिए एक शेड्यूल बनाते हैं और एक अलग टास्क के लिए जिसको हम कहता है ये हमारा टास्क का कैलेंडर है और ये टास्क का शेड्यूल। फिर हमने रिसोर्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसोर्स ओबेड है, अब ओबेड कर रहा है मैं तो 8 आवर्स नहीं दे पाऊंगा, मैं 4 आवर्स दे पाऊंगा। अब उसकी सेटिंग कैसे होगी कि वो 4 आवर्स के, हमने ये देखा था कि हम इसकी टाइमिंग कैसे सेट करेंगे, या ये कह रहे हैं कि मुझे जो वो 3 डेज अभी काम करना है, मैं 5 दिन काम नहीं कर सकता। तो अब ये इसको ओबेड की जो सेटिंग थी, यानी ओबेड के लिए जो पूरी प्रोजेक्ट में शेड्यूलिंग थी वो स्केड्यूल हमने पूरा बनाया था। एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए हम कैसे स्केड्यूल बनाते हैं, वो सेम चीज हमने की थी कि ओबेड की वर्किंग आवर्स हमने सेट किए, ओबेड के लिए हमने वर्किंग वीक डे सेट किए। जैसे हमने पहले आप एक बेस कैलेंडर में कैसे हमने जो ये देखा कि हमने वीक डे सेट किए, फिर वर्किंग आवर्स सेट किए, हाफ डे सेट किए, वीक डे हॉलीडे सेट किए, सारी चीजें। तो हमारा कंप्लीट जो था वो एक शेड्यूलिंग पेपर था और हमने पूरी शेड्यूलिंग का काम किया था कि हमने मुख्तलिफ शेड्यूल्स जो है वो हमने बनाए थे फॉर रिसोर्सेज, फॉर टास्क्स एंड फॉर जो है आपके जो बेस कैलेंडर्स थे। तो इसमें भी कुछ रिव्यू लिखा हुआ है जो मैंने मुझे पॉइंट्स ध्यान में आ रहे थे कि मैंने ये चीजें कराई थी, वो मैंने एक एज अ रिकैप के तौर पे मैंने पहले लिखा है कि इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट पॉइंट्स। फर्स्ट वी सीन कैलेंडर्स, ठीक है। कैलेंडर हेल्प schedule tasks and resource efficiently and track their progress, ठीक है। कैलेंडर हमें शेड्यूल बनाने में, टास्क का शेड्यूल और रिसोर्सेज का शेड्यूल बनाने में हेल्प करते हैं और जो हम काम की प्रोग्रेस जो है वो भी ट्रैक करते हैं। MS प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स। हमने देखे थे कि 3 टाइप्स के कैलेंडर मैंने आपको बताया थे। बेस कैलेंडर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट थे, 24 आवर्स का, नाइट शिफ्ट था, और मैंने दोनों के बारे में आपको अलग अलग बताया कि नाइट शिफ्ट भी क्या होगा और 24 आवर्स में क्या होगा और आपके बेस कैलेंडर में क्या। हमने देखे थे कि हर कैलेंडर में वर्किंग आवर्स कौन से होंगे। हमने देखा था कि बेस कैलेंडर में वर्किंग आवर्स थे मंडे टू फ्राइडे और 8 आवर्स थे 9 to 5। और हमने देखा था 24 आवर्स में ना तो कोई वर्किंग डेज सेट नहीं थे, और हमने देखा था कि नाइट शिफ्ट में मंडे टू सैटरडे वर्किंग शेड्यूल था, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और हमने टाइमिंग भी देखी थी। और बेस कैलेंडर और द स्टैंडर्ड कैलेंडर इज द बेसिक कैलेंडर टेम्पलेट विद अ 5-day week from Monday to Friday, 8 hours a day from 8 AM to 5 PM। ये हमें
देखा था और इसको बहुत डिटेल में हमने देखा था कि इसको हमने पूरा कस्टमाइज कर दिया था, नए कैलेंडर हमने बनाए थे। 2 additional templates available for scheduling based on the organization or the project work times और 24 and night shift, इसको भी हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने देखा था कि project managers can select any of the calendar templates and configure the work weeks and hours according to the project and organization requirements। इसका मतलब ये था कि हमने वर्क वीक्स भी सेट किए थे। फॉर एग्जांपल हम नहीं चाह रहे थे कि हम पूरा वीक काम करेंगे, 5 डेज ऑफ वीक नहीं काम करना चाह रहे थे, हम 4 दिन काम करना चाह रहे थे, हम 3 दिन काम करना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने उसको जो है बाकी एक दिन को हम 3 दिन हमने छुट्टी कर ली, सैटरडे संडे और फ्राइडे। तो आपने देखा था फ्राइडे हमारा ग्रे कलर हो गया था। और हमने वर्किंग आवर्स भी सेट किए थे, आपने देखा था हमने फॉर एग्जांपल 8 की बजाय हम 7 आवर्स काम करना चाहते हैं, तो उस हवाले से वीक डेज के जो आवर्स होते हैं वो हम सेट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन कॉन्फ़िगर scheduling requirements for a specific project resource or task in the resource calendar and task calendar respectively। तो ये भी चीज हमने देखी थी कि अगर कोई टास्क को हम स्पेसिफिक कैलेंडर असाइन कर रहे थे, जैसे कि कोई मीटिंग का कैलेंडर हमने बना लिया, तो हमने कहा कि ये कोई डिप्लॉयमेंट का कैलेंडर बना लिया, कोई इंस्टॉलेशन का कैलेंडर बना लिया, कोई डिलीवरी का प्रोजेक्ट कैलेंडर बना लिया। आप उस टास्क को हम टास्क कैलेंडर असाइन कर रहे थे। इस तरीके से एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए हम रिसोर्स कैलेंडर में सेटिंग कर रहे थे। देन हमने देखा कि हाउ टू शेयर, अगर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में उसको शेयर करते हैं तो कैसे करेंगे। ये तो था क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। नाउ टुडे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। Number 1 is define project outlining requirements. Number 2, compare project estimates to actual details, understand how to build agile project plan, and describe how to work with scheduled tasks. Describe project constraint, describe how to control timing with constraints. Okay. First of all, introduction. A project is consolidation, यानी combination. It is a combination of various phases and tasks. यानी बहुत सारे काम और टास्क होती हैं, उनका ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यानी बहुत सारे फेज और टास्क जो है उनका कॉम्बिनेशन होता है, यानी दूसरे वर्ड्स में वी कैन से एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज का ये कंसोलिडेशन है। A project manager, while allocating tasks to resource, must consider all the 4 W's. Which are they? They are what the tasks are. यानी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वी मस्ट नो कौन से टास्क करने होंगे, when to assign tasks, कब टास्क असाइन करने होंगे, who are the resources to work on tasks, और वो जो टास्क हैं वो कौन से रिसोर्स करेंगे, where in the project the resources should start work on the task, यानी जो रिसोर्सेज हैं जो स्टार्ट कब करेंगे टास्क। Resources start working on a project after they are assigned to their specific tasks by the project manager. The relationship between the tasks from the schedule of a project, ठीक है। Defining phases and outlining requirements. ये जो आउटलाइन है और समरी है, बेसिकली इन समरीज को ही आउटलाइन कहा जाता है, यानी एक आउटलाइन इज द कलेक्शन ऑफ समरी, ठीक है ना। और समरी वी नो दैट समरी, इन समरी वी हैव सब टास्क्स, ठीक है। समरी इज द कलेक्शन ऑफ सब टास्क्स एंड बेसिकली आउटलाइन इज द बेसिकली नेम फॉर समरी टास्क्स। कि समरी टास्क्स की एक आउटलाइन, यानी जैसे समरी टास्क की आउटलाइन को हम कहते हैं कि ये आउटलाइन है। टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता, इसमें हम मेन टॉपिक देखते हैं, मतलब इसमें हमारे सब टास्क को कंसीडर नहीं किया जाता, ये समरी टास्क होता है। मींस आउटलाइन इज द कलेक्शन ऑफ समरी टास्क्स एंड समरी टास्क इज द कलेक्शन ऑफ सब टास्क्स, ठीक है। तो अ प्रोजेक्ट आउटलाइन
इज अ कलेक्शन ऑफ सब टास्क ग्रुप्ड विद इन समरी टास्क। ठीक है, तो मेन जो आउटलाइन में आता है वो आता है समरी टास्क। ठीक है, इन एमएस प्रोजेक्ट ईच ग्रुप ऑफ टास्क विद इन अ समरी टास्क रिप्रेजेंट्स अ प्रोजेक्ट फेज। मतलब ईच ग्रुप ऑफ टास्क विद इन अ समरी टास्क रिप्रेजेंट्स अ प्रोजेक्ट फेज। इन एक कंपनी है, जैसे हमने देखा फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं साथ साथ एमएस प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है, द टास्क्स इन द प्रोजेक्ट हैव अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, थोड़े बहुत पॉइंट्स नोट करते जाओ। तो बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट में, एमएस प्रोजेक्ट के अंदर टास्क कैसे होते हैं, दे आर इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। वी ऑलरेडी नो, सही है ना? ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? कैसे होता है? जैसे एक पेरेंट होता है, उसके अंदर चाइल्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं। तो ये भी बेसिकली आपका एक टास्क होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्जीक्यूशन इज द कंटेनर और पेरेंट। अब इसके अंदर बहुत सारे टास्क होंगे, तो हम जब इसमें प्लस या कोई सा डाउन एरो होता है, ट्रायंगल होता है, जिसपे हम क्लिक करते हैं तो ये कोलाप्स हो जाता है, वो एक्सपेंड हो जाता है। तो ये जो पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप होता है, इसको हमेशा ट्री लाइक स्ट्रक्चर मॉडल भी कहा जाता है, स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। डेटाबेस के अंदर अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। और नेटवर्क मॉडल या नेटवर्क जो होता है ना, वो भी बेसिकली ट्री लाइक, ये इस ट्री लाइक की तरह है। लेकिन फर्क क्या होता है? ट्री में हम जब देखते हैं तो एक पेरेंट में आपके सब टास्क जो होते हैं उनको एक ही पेरेंट होता है। मेन डिफरेंस जो ट्री और नेटवर्क में होता है, रिलेशनशिप दोनों का एक ही है। दोनों के अंदर क्या होता है, बेसिकली मुख्तलिफ चीजों का they are basically in the relationship of parents and children. But अगर आप देखोगे ट्री लाइक को, तो ट्री में क्या होता है, एक पेरेंट होता है और उसके चिल्ड्रन होते हैं। When children have one parent, means no more than one parent children don't have more than one parent to children in tree life. But in network model, जो सब टास्क होते हैं, हम चिल्ड्रन होते हैं, दे मे हैव मोर देन वन पेरेंट। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। नेटवर्क में, डेटाबेस मॉडल में आप अपना बुक खोल के देखिए तो उस वहां पे भी ये मॉडलिंग बहुत डिटेल में है। यहाँ पे तो हमारे जो टास्क होते हैं वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। ये मैंने जनरल बात की कि जो नेटवर्क, जब हम कहते हैं कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या नेटवर्क मॉडल, तो नेटवर्क मॉडल में चिल्ड्रंस को पेरेंट्स मोर देन वन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर को अगर कस्टमर का रिकॉर्ड है, मे बी कस्टमर का मालिक इनवाइस से भी हो, सेल्स पर्सन से भी हो, ऑर्डर से भी हो, प्रोडक्ट से भी हो। तो एक कस्टमर अगर चिल्ड्रन आता है और बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर आ सकता है, उसका उनसे ताल्लुक हो सकता है। बराबर मार्कर नहीं आ रहा। Any summary task are the next thing is any summary task are task with subtasks under it gets the duration of cost information as a sum of its subtasks in a hierarchy। ठीक है, ये भी हमने कोस्टिंग में देखी थी कि बेसिकली हमारे जो समरी टास्क के अंदर जो सब टास्क होते हैं उनके अंदर जो ड्यूरेशन होता है और आप कोस्ट इंफॉर्मेशन देते हो उसका सम होता है। ठीक है, अ समरी टास्क डज नॉट हैव इट्स ओन टाइमिंग और कोस्ट इंफॉर्मेशन। असल में जो समरी टास्क होता है, हम हालांकि लिखते हैं कि ये समरी टास्क का है और ये समरी टास्क बेसिकली ये स्टार्ट इस तारीख को होगा और फिनिश इस तारीख को होगा, लेकिन एक्चुअली वो जो डेट्स होती हैं वो उसके अंदर जो सब टास्क होते हैं उनके लिए होती हैं कि सब टास्क इस डेट पे स्टार्ट होंगे और इस डेट पे तमाम खत्म होंगे। तो ये चीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि रिप्रेजेंटिंग
ये वही है, मतलब जो है वो रिवाइज तकरीबन जो है वो मतलब जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है वो उठाया हुआ है। पहले जैसे शेड्यूलिंग है, हालांकि हम फर्स्ट क्लास में शेड्यूलिंग टास्क के बारे में, टास्क और उसकी शेड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चैप्टर था जो थर्ड चैप्टर था शेड्यूलिंग पे, फिर हमने फोर्थ देखा चैप्टर जो कि स्पेसिफिक जो है वो टास्क के ऊपर है, उसमें काफी बहुत मतलब हम पकड़ चुके हैं पहले से टास्क और शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग में भी हमें तकरीबन कुछ नई चीजें थी, कुछ वही पुरानी चीजें थी, इसमें भी काफी चीजें न्यू नहीं है, पुरानी है, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक है तो हम उसको जो डिटेल में देखेंगे। और अच्छा, तो गैंट चार्ट के ऊपर इन टास्क्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि आप उनका जो गैंट चार्ट है, ये गैंट चार्ट है और इसमें आप टास्क एंटर करते हैं। ये यहाँ पे आप टास्क एंटर करते हो तो यहाँ पे ये कहा जाता है जो आपका WBS में टास्क होते हैं उनको आप यहाँ पे टाइप करते हैं। तो बेसिकली ये तरीका आपको बता रहा है, फॉर एग्जांपल आपको ये बताया जा रहा है कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट के आउटलाइन को गैंट चार्ट में डिस्प्ले कराएंगे। द टास्क्स इन द प्रोजेक्ट आउटलाइन इंक्लूडिंग समरी टास्क्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ गैंट चार्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द चार्ट टेबल। लेफ्ट यानी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपके टास्क यहाँ पे नजर आएंगे, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। If a summary task is manually scheduled, MS Project wants by displaying a red Gantt bar. अगर आप summary task manually schedule करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं उनका, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका कोई भी मिसप्लेसमेंट होता है तो आपका एक रेड Gantt बार आ जाता है उसके ऊपर, यानी आपका अगर इनकरेक्ट कोई चीज होती है तो it indicates that the calculated duration of the subtasks do not match the summary task. ठीक है, तो मतलब जो सबटास्क का जो मतलब कैलकुलेटेड जो ड्यूरेशन होता है वो मैच नहीं हो पाता। तो इससे ज्यादा फॉर एग्जांपल अगर आपका एक प्रोजेक्ट है जो आपने समरी में ड्यूरेशन आपका लेट्स से एक है फिनिश का, और टास्क एक्सीड हो रहे हैं या फिर उनका ड्यूरेशन कम हो रहा है, तो जाहिर बात है यहाँ पे एरर आ जाता है, रेड बार आ जाता है कि यहाँ मैच नहीं हो रहा आपका समी टास्क और उसका सब टास्क। या आपने वहां पे 32 डेज कर लिए और वहां पे आप सब टास्क में आपके 60 डेज हो रहे हैं, 50 डेज हो रहे हैं, बढ़ रहा है काम, तो ये चीजें होती हैं। Creating manually scheduled tasks. When using auto scheduled mode, the final project duration is auto calculated by the grouping all the summary tasks at their duration. ठीक है, auto होता है, ठीक है। अब इसमें the second one, this may show a variance in the dates of the originally planned as schedule to the MS Project auto schedule. A project manager can start creating the schedule for summary tasks phases based on the WBS. और उसके अलावा MS Project provides a new scheduling mode for manual scheduling. ठीक है, यानी ये पहले नहीं होता था, पुराने मतलब 2003 या 2002 में नहीं होगा, ये न्यू है। पहले ऑटो होता था, अब ये न्यू, ये मैन्युअली है। कि अगर आप कोई मैन्युअली करना चाहते तो मैन्युअली भी कर सकता है। मैन्युअली शेड्यूल मोड allows project managers to draw the project plan from the top down by creating the timelines of each summary task. Manual scheduling prevents automatic movement of scheduled dates of the summary task when subtasks are. अच्छा, ये स्टेप्स हैं, ये हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं कि आप क्या करेंगे जब भी आप कोई काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करेंगे या आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद टास्क मोड जो है आप मैन्युअली शेड्यूल करेंगे। लेट्स से हम फर्स्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, लेट्स से टेस्ट, डिप्लॉय या इंस्टॉल, ठीक है। तो ये 4 टास्क हैं। अगर मैं इनको ड्यूरेशन में फॉर एग्जांपल टास्क सब टास्क इनको देना चाहूं तो मैं यहां पे भी दे सकता था, लेकिन मैं बाद में भी दे सकता हूं। उसका तरीका क्या है, आप जाहिर सी बात है अगर नीचे आप क्लिक करेंगे आप इंसर्ट भी प्रेस कर सकते हैं, इंसर्ट
या आप यहाँ पे टास्क में जाके न्यू टास्क पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिकरिंग टास्क है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे और टास्क को भी डिस्कस करेंगे। ये जो टास्क है इसका शॉर्टकट है इंसर्ट की। इंसर्ट मैं फॉर एग्जांपल इंसर्ट कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं, जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो ब्लैंक जो है एक रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं ये टास्क 1, ठीक है, और ये मैं चाह रहा हूं इसके अंदर होना चाहिए, मैं कंटेंट कर देता हूं। ठीक है, और जितने भी आपने टास्क इंसर्ट करने हैं इसके आप इंसर्ट प्रेस करते हैं। आप देखें मैंने जितने भी टास्क इंसर्ट करने तो टास्क 2, टास्क 3 और आप हैं ये इंडेंट हो चुके हैं ना, देखिए ये इंडेंट हो चुके हैं। ये आईडी है 1 2 3 4 5, ये इसकी 1 2 3 4 ये जो है ये इनकी आईडी है, टास्क आईडी। हम इनको ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा टास्क है। बाय डिफॉल्ट जो है आप ये ऑटोमेटिक है और इसका 1 डे है, लेकिन आप अगर हम चाहें और फॉर एग्जांपल ये प्लानिंग 10 दिन चलेगी तो आपका करंट डेट से फिनिश डेट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, यानी स्टार्ट और फिनिश। क्योंकि अगर आप ने 10 दिन तो ये जो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ये टास्क 4 आपने खुद कैलकुलेट करना है कि ऐसा ना हो कि आप ये टास्क को असाइन करें और वो 11 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए। तो यहाँ पे मैनुअल शेड्यूल में ये मसला होता है कि आपने खुद कैलकुलेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 11 दिन का देते हो तो आपको और डेट्स में भी फिर मिसप्लेसमेंट आ सकती है, तो आपका वो एरर शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूं 2 दिन, ये हो जाए 4 दिन, बाकी रहते हैं हमारे 6 दिन। 3 दिन इसको कर देता हूं और 3 दिन इसका कर देता हूं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये 4 तारीख को स्टार्ट हो रहा है प्लानिंग, तो टास्क 1 जो होगा वो 4 तारीख को ही होगा और ये फिनिश डेट ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से जो टास्क 2 है वो कब, ये बेसिकली आपका जो है टास्क 1 4 को शुरू हुआ और 5 तारीख को खत्म हुआ, क्योंकि 2 दिन लगेंगे इसमें। हम यहां पे भी कैलेंडर देख सकते हैं कि जो ये 5 को खत्म हो रहा है, 4 हमने उठाया, 4, ठीक है ना, और फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 6, हम 6 करेंगे, लेकिन हम ये ऐसे नहीं कि 6 तारीख सैटरडे हो तो सैटरडे आप नहीं उठाएंगे। ठीक है, 6 तारीख उठाए, अब ये 9 तारीख, लेकिन 9 के बाद हमें 10 तारीख देखनी है। 10 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन 10 तारीख हमने देखनी है कि सैटरडे संडे ना हो, क्योंकि जब तक हम वहां पे, जैसे मैंने कल बताया कि आप इवन सैटरडे को भी वर्किंग डे बना सकते हैं, या कोई फ्राइडे या इनको भी आप हटा सकते हैं वर्किंग डे से, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। वो कैलेंडर कल के टॉपिक में हमने देखा था। ठीक है, 10 तारीख को कौन सा डेट आ रहा है, ये है ट्यूसडे, मतलब ये आपका वर्किंग डे हो सकता है। उसके अलावा द नेक्स्ट जो 3 डेज है 12, ये स्टार्ट होगा 13 को और फ्राइडे है। ओके, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इनको हाँ, वो नहीं, सैटरडे संडे वर्किंग डे काउंट नहीं होंगे, 5 डेज वीक काउंट हो रहा है। आपका जो फिनिश डेट आता है ना, तो फिनिश डेट में वो डेट काटी जाती है सैटरडे और संडे। कौन सा? हाँ, अब मैं चाह रहा हूं ये इसमें आ जाए और ये इसमें आ जाए। हाँ, अब आप लोग क्या कह रहे हैं, कौन सा टास्क 1 में, प्लानिंग के अंदर टास्क 1 में क्या है, 2 दिन, वेडनेसडे 4 तारीख स्टार्ट हुआ, 4 और 5 तारीख क्या है, सैटरडे, थर्सडे है, थर्सडे का तो काम होगा ना। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं फ्राइडे, तो आपने क्या कितने दिन दिए, 2 दिन दे दिए ना। तो अगर सैटरडे काउंट करता
तो यहाँ पे सैटरडे तक आ जाता, यानी सैटरडे को क्या तारीख होती आपकी, सैटरडे को आपकी तारीख होती, ये 6/4 को जब स्टार्ट हो रहा है तो ये 7/4 को खत्म हो जाता। यहाँ पे होना चाहिए सैटरडे से नहीं आ रहा ना, मंडे आ रहा है ना, आप देखो सही, आप टास्क 2 को देखो, फ्राइडे काउंट हो रहा है, फ्राइडे एक वीक में फ्राइडे आया और दूसरे में सैटरडे संडे काट के फिर मंडे का काम हुआ, क्योंकि 2 दिन है ना, एक फ्राइडे सैटरडे संडे चला गया और नेक्स्ट डे मंडे, ठीक है, नेक्स्ट डे मंडे, मतलब सैटरडे संडे तो काउंट ही नहीं करेगा ये। अच्छा, उसके बाद ये 9 तारीख को खत्म हुआ तो ये फिर 10 तारीख को स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब 10 तारीख को स्टार्ट हुआ तो 10 तारीख आपकी ट्यूसडे है, ट्यूसडे फिर अगर आप काउंट करेंगे तो अगर ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे, या 12 तारीख फ्राइडे होगा, थर्सडे, हाँ ठीक है, सही है, फ्राइडे थर्सडे 10/4, ठीक है, 10 तारीख आपकी है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 12 तारीख है। अब इसमें फ्राइडे आया, 3 दिन है ना, सैटरडे संडे हट गया, इससे ज्यादा एक फ्राइडे हुआ, दूसरा मंडे हुआ और दूसरा ट्यूसडे हुआ, ठीक है। अगर फ्राइडे सैटरडे काउंट करता तो यहां पे आपको 2 दिन पहले खत्म हो जाता काम, 17 तारीख को एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसको 8 दिन दे रहे हैं, हम इसको 20 दिन दे रहे हैं, 20 डेज, और इसको हम 5 डेज दे रहे हैं। अब यहां पे आपका अगर कोई, हाँ ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे 17/4 को खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये भी 17/4 को स्टार्ट हो रहा है, 17/4 को स्टार्ट हो रहा है और खत्म कब हो रहा है, 14/5 को, ठीक है। अगर मैं 5 डेज 20 दिन, ठीक है, और 20 दिन में फॉर एग्जांपल 2 टास्क है, 10 दिन एक टास्क और 10 दिन दूसरा, ठीक है। अब वैसे तो आप यूं भी कर सकते हैं, देखें यहाँ पे आप जब अंडरलाइंस वगैरह या कोई एरर्स आती है ना, तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे रेस्पेक्ट लिंक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिक्स टास्क इंस्पेक्टर, यहाँ पे टास्क इंस्पेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे देखें मूव टास्क बेस्ड ऑन प्रीडिसेसर, या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट डेट्स, या मतलब जो है आप क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं रेस्पेक्ट लिंक्स, अगर रेस्पेक्ट लिंक कर दें, अब देखें, हाँ मैं इसको क्लिक कर सकता हूं। अब देखें ये जो अलग क्यों कैलेंडर आ रहा है उसका रीजन क्या है, यहाँ पे आपने डेट सही नहीं दी है, टास्क ये वन डे आ रहा है, और डिप्लॉयमेंट जो है वो 5 डेज, एक दिन 1 डे और दूसरा 3 दिन, ठीक है, 1 और 3। और ये डिप्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल आपका एक अलग फेस है, लेट से अलग फेस है, ये टास्क इसमें 1, टास्क 2 और टास्क 3, और ये 3 टास्क हमें डिप्लॉयमेंट में करने हैं, हम इसको इंटेंडेड कर देते हैं। अब ये जो है ये फॉर एग्जांपल ये 10 दिन चलेगा काम, और हमने कहा कि ये जो 20 तारीख को खत्म, ये देखिए 20/4 को खत्म हो रहा है, लेकिन ये 24/4 ये कब स्टार्ट शुरू हो रहा है, 24/4 को, क्योंकि 20/4 के बाद अगर यहां से भी हम देखें तो ये फ्राइडे है, ठीक है, और 21 और 22 क्या है, सैटरडे संडे है, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा काम जो है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 20 तारीख को हमने कर दिया, ठीक है, 20/4 हो गया ना, 20/4 21, हाँ फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को ऑलरेडी काम हो रहा है, ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे 21, 22, 23, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 दिन 3 दिन ये कितने हो गए, 5 दिन, और 5 दिन इसको दे देते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे इसमें, ये जो काम है वो 23 को स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी हम लिखेंगे 23
23 और 24। अब 24 तारीख को है ट्यूसडे, 25 तारीख वेडनेसडे है, और फिर ये 27 को खत्म हो रहा है, 28 सैटरडे है और 29 संडे है। ये 30 से स्टार्ट होगा। मैं पहले इसको सेव करता हूं, माय प्रोजेक्ट फाइल। प्रीडिसेसर भी लगे। अब जो हमें बुक में कॉन्सेप्ट देगा वो हमें ये क्लियर समझ में आएगा। और देखें यहाँ पे जब आप मैन्युअली शेड्यूल करते हैं तो आप देखिए कुछ चेंजेस हैं इसमें एज कंपेयर टू ऑटो स्केड्यूल। ठीक है, वो क्या है? एक तो यहां पे इसका कलर डिफरेंट है। कलर जैसे यहां पे मैनुअल टास्क मोड का है, वैसे ही यहां पे ऐसी बार्स हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें एक ग्रे जो है बार है, ये भी आ रहा है आपका समरी टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप जब माउस ओवर करेंगे इस पे तो ये आपको बताएगा कि ये समरी टास्क, ये जो ग्रे हैं इस समरी टास्क को जाहिर करते हैं। अब मैं क्लिक कर रहा हूं जब, तो देखें समरी टास्क सिलेक्ट हो रहा है। और ये थोड़ा जो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू कलर है, ये रोल अप टास्क को जाहिर करता है, रोल अप टास्क। ठीक है, आपका जो बुक है वो भी आपको बता रहा है इन चीजों के बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टास्क में मैन्युअली करते हैं, फिर हम जो है वो समरी टास्क जो है WPS के बेस पे हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम जो है वो ड्यूरेशन खुद देते हैं, और उसके अलावा इंटेंट करते हैं सब टास्क को गैंट चार्ट के अंदर। उसके अलावा हमें जहां पे बाद में कोई टास्क इंसर्ट करना हो तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम इंसर्ट की प्रेस करेंगे। ठीक है, ये जो ब्लू बार है, डार्क ब्लू है, वो क्या है? इसका नाम है रोल अप बार। ठीक है, ये रोल अप बार जो है किसके लिए है? समरी टास्क के लिए है। यानी यहां पे आपको पता होना चाहिए। हाँ, मैं कोई भी प्रोजेक्ट उठा रहा हूं, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं विंडो ई प्रेस करता हूं और एक 4 को उठाता हूं और एक 5 को उठाते हैं। ठीक है, अब ये 4 है और दूसरा 5 है, दूसरा क्या है? 4 5 माय प्रोजेक्ट। अगर देखें ये जो माय प्रोजेक्ट 5 है, इसमें मैंने ऑटो इसको स्केड्यूल जो है मोड रखा हुआ है ऑटो। इसमें ग्रे बार तो हमें नजर आ रहे हैं जो कि समरी टास्क को डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी ब्लैक कलर के ये बॉक्स हैं। डार्क ग्रे, ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रे है। तो ये जो डार्क ग्रे लाइन्स हैं, दे रिप्रेजेंट द समरी टास्क। जस्ट समरी टास्क की लाइन्स हैं। और ये जो ब्लू है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सब टास्क को। लेकिन लाइट ब्लू बार्स इंडिकेट सब टास्क, एंड दिस जो लाइन है, ये जो ब्लैक कलर की, ये यहां पे लेकर यूं आ रही है, फिर यूं, फिर एरो इंडिकेट कर रहा है कि एक फेज से दूसरे फेज पे जा रहा है। मतलब ये फेज कंप्लीट हुआ, फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे दूसरा फेज स्टार्ट हुआ, यहां पे दूसरा फेज स्टार्ट हुआ, फिर यहां पे दूसरा फेज स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर हम मैनुअल प्रोजेक्ट में देखें, माय प्रोजेक्ट 4, तो यहां पे एक्स्ट्रा बार है डार्क ब्लू, ये जो है आपका रोल अप बार है। ठीक है, रोल अप। और ये जो ग्रे है, ये आपका समरी टास्क है। अगर हम क्लिक करेंगे या माउस ओवर करते हैं तो माउस ओवर पे आता है, ये देखिए मैनुअल समरी रोल अप। इसमें टास्क कौन सा आ रहा है? प्लान और शेड्यूल, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और ड्यूरेशन। लेकिन अगर आप किसी
इसी के हाँ इस पे भी आता है, लेकिन कभी जिस पे देर से होता है, कभी जल्दी में होता है, ठीक है ना। तो ये जो समरी के लिए इसमें भी इंफॉर्मेशन है, तो ये सब टास्क का है, ठीक है। इंसर्ट की के जरिए आप नए टास्क इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीटिंग टास्क, हम जब भी कोई टास्क इंसर्ट करते हैं तो उस टास्क में आप ये आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होती है, 1 2 3 4 ये क्या है, आईडीज हैं। किसी भी अगर आप टास्क को डिलीट करना चाहें तो आप जस्ट उसको सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें, या राइट क्लिक करके भी डिलीट टास्क कर सकते हैं, जो या आप जस्ट डिलीट का बटन प्रेस कर दें कीबोर्ड से तो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसमें टास्क डिलीट करते हैं तो वार्निंग नहीं आती। मैंने डिलीट कर दिया टास्क, लेकिन कोई वार्निंग, कोई मैसेज नहीं आया। जैसे अक्सर कोई चीज डिलीट होती है तो मैसेज आता है, ये वार्निंग नहीं देता, मैसेज नहीं देता। लेकिन इसका दूसरा ये कि हम अनडू कर सकते हैं, कंट्रोल Z करके कोई भी अपने टास्क डिलीट वगैरह किया है तो उसको आप अनडू कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम पॉइंट्स यहां पे ये बता रहा है कि while refining project plan, the project manager may decide to delete tasks. To delete a task, select entire task row in the Gantt chart table, including the task ID, and press delete key. One must be careful when deleting a task. MS Project does not display any alert or warning to confirm the deletion of a task. Users can undo the actions by pressing Ctrl Z key to restore certain number of deleted tasks. After deleting a task, the project manager needs to make sure that any task dependencies are adjusted as needed. उसके अलावा एक और बहुत अच्छा फीचर आया है इसमें, वो है इनएक्टिव टास्क। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि टास्क जो अपने हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि उसके जो चेंजेस हैं वो नोट डाउन करनी है। चेंजेस हमें कैसे पता चले, हमें कहां पे क्या चेंजेस करनी है। डिलीट कर दोगे तो आपका टास्क से डाल जाएगा। तो डिलीट का ही अल्टरनेट है, इनएक्टिव इज सेम लाइक डिलीट। आपका डिलीट हो जाता है तो वो तो खत्म नजर नहीं आता, लेकिन जो इनएक्टिव टास्क होता है वो आप बाद में एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके अलावा उसमें ये भी कहता है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिक आपके डिलीशन की तरह होगा, मतलब वो ड्यूरेशन उसका काउंट ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं मैथ प्रोजेक्ट 5 में, इस टास्क को हम डिलीट करते हैं, टास्क 1 को। हाँ, टेस्ट में से हम किसी टास्क को इनएक्टिव करते हैं, इनएक्टिव। यहां पे इनएक्टिव पे आप क्लिक कर दें। आप जब इनएक्टिव करेंगे तो हाँ, तो अगर आपका इवन ऑटो शेड्यूल होगा या आप जगह जो है वो कोई भी टास्क जैसे आप जो है वो इनएक्टिव कर सकते हैं और उसको बाद में एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। इसके ड्यूरेशंस काम जो है वो आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। स्पेशली जब आप ऑटो शेड्यूल करते हैं तो इसमें तो आपका जाहिर मैन्युअल है, लेकिन आप ऑटो शेड्यूल में ये खुद ब खुद क्या करता है, जब कोई डिसेबल करते हैं उसकी जो डेट, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो माइनस हो जाता है। हाँ, वो ड्यूरेशन आगे चला जाता है। हाँ, वो आगे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 दिन है तो मे बी आपके जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, ठीक है, ऑटो शेड्यूल में। अगर अभी मैं इसको ऑटो शेड्यूल करूं तो उसका ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। हाँ, प्रायोरिटी ये इसको जाहिर करती है। देखिए, प्रीडिसेसर का मतलब है डिपेंडेंसी। प्रायोरिटी अलग चीज होती है, डिपेंडेंसी अलग चीज होती है। अब आते हैं एजाइल प्रोजेक्ट प्लानिंग। सबसे पहले आते हैं कि एजाइल प्रोजेक्ट प्लानिंग आल्सो रिफर्ड एज द रिलीज प्लानिंग, इसको रिलीज प्लानिंग भी कहा जाता है, इज अबाउट प्लानिंग मल्टीपल स्प्रिंट्स levels that culminate in a release of a final deliverable। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसमें हम टर्म को देखते हैं कि ये जो स्प्रिंट है ये क्या है।
आपने इंक्रीमेंट्स का नाम तो सुना होगा कि हम सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोजेक्ट लिया 1 साल का, 1 साल में अगर आप प्रोजेक्ट एक मर्तबा ले लें और 1 साल के बाद या 6 महीने या बाद में आप जाके कस्टमर से मिलें, तो मतलब जो है वो इतना ज्यादा आजकल की ये डेवलपमेंट नहीं चल रही, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसका माइंड चेंज हो सकता है या रिक्वायरमेंट्स बार बार उसकी आ सकती हैं। तो इससे ज्यादा आजकल जो डेवलपमेंट तरीका चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो चल रहा है कि हम क्या करते हैं, हर सॉफ्टवेयर पार्ट्स में देते हैं, पार्ट्स में, यानी मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट दी, एक पार्ट या सॉफ्टवेयर का कुछ दे दिया, फिर दूसरा पार्ट हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट में दिया, फिर तीसरा पार्ट हमने तीसरे इंस्ट्रूमेंट में दिया। तो मतलब एक प्रोजेक्ट क्या करते हैं कि सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम उनको देते जाते हैं क्लाइंट को। फॉर एग्जाम्पल हर हफ्ते एक प्रोडक्ट एक हम उसको डिलीवरी देते हैं, यानी हम मुख्तलिफ डिलीवरेबल्स या मुख्तलिफ डिलीवरीज हम देते हैं विद इन वीक, या ज्यादा से ज्यादा डेट की होती है 4, ज्यादा से 4 वीक, यानी 1 महीने में हम एक उनको प्रोडक्ट रिलीज करके देते हैं, हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 4 वीक, लेकिन 4 वीक नहीं होता, एक हफ्ता, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन में एक क्लाइंट को एक वर्किंग सॉफ्टवेयर हम देते हैं। है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1 साल का, 1 साल के बाद देंगे तो वेट इंप्रेशन पड़ता है और ना ही हमारा कस्टमर से कम्युनिकेशन हो पाता है। तो इससे ज्यादा इसमें क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर के पार्ट देते हैं, पार्ट्स में देते हैं। अभी जो पार्ट होता है, जो मिनी प्रोजेक्ट होगा, ये जो सब प्रोजेक्ट होगा जो हम डिलीवर करेंगे, इसको हम कहते हैं स्प्रिंट। यानी एक बड़ा प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, वो सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब मुख्तलिफ जो है वो फेसेस में, अब मुख्तलिफ इंक्रीमेंट्स में जो है उसका सब प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट कहते हैं। हाँ, आइटरेशन, ये बेसिकली आइटरेशन को ज्यादा सपोर्ट करता है, आइटरेशन प्रोसेस मॉडलिंग के लिए। हाँ, ये उसी की तरह है, लेकिन ये ज्यादा यूज होता है, इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, इसमें बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट तरीका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इसमें मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो की एज अ टूल होता है, और दूसरी चीज होती है कि हम जो डिलीवरी है वो 1 साल के बाद नहीं देते, हम इंक्रीमेंटल में तो वो अलग चीज था, लेकिन इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हर रोज मीटिंग होती है, हर स्प्रिंट के लिए एक मीटिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंट हमें देना है इस हफ्ते, दूसरा स्प्रिंट हम दूसरे हफ्ते में देंगे, तो हर स्प्रिंट से पहले मीटिंग करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, और एक कम्युनिकेशन होता है विद कस्टमर और जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, इंक्लूडिंग कस्टमर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, एनालिस्ट, जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट के इस मरहले में आते हैं, वो आपस में मीटिंग्स करते हैं। और ये बेसिकली कहने का मतलब केस में जो है मुख्तलिफ डिलीवरीज जो है वो हम देते जाते हैं पार्ट्स में। वो जो डिलीवरीज हैं या जो वो डिलीवरेबल्स हैं या वो जो पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं या वो जो मिनी प्रोजेक्ट्स हम देते हैं, उनको हम कहते हैं स्प्रिंट, ठीक है ना। स्प्रिंट का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट लिया कस्टमर से, आमतौर जो फ्रीलांस काम करते हैं तो हम इस तरीके से ही करते हैं, हम प्रोजेक्ट कैसे देते हैं स्प्रिंट्स में, या फिर क्या करते हैं जो वो मालिक होते हैं या मैनेजर क्या करते हैं, फ्रीलांसर जो डेवलपर होते हैं उनसे क्या बनवाते हैं, स्प्रिंट्स बनवाते हैं, स्प्रिंट्स। अब ये टर्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये किसी और को तो पता नहीं होगा कि क्या है, लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होगा कि जो हमने पार्ट में मुख्तलिफ डिलीवरेबल्स बनवा रहा हूं, ये स्प्रिंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां पे जो ये स्प्रिंट को कह रहा है कि लेवल है दैट culminate in a release of final deliverable। तो ये मल्टीपल स्प्रिंट्स डेट culminate midday, culminate का मतलब होता है end up with a result, यानी वो रिजल्ट क्या होगी, फाइनल डिलीवरेबल। यानी हम डिलीवरीज देते हैं और वो जो लेवल्स हैं या जो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम स्प्रिंट कहते हैं। Having agile project management या plan helps the project manager deal with any uncertainty in a project schedules। क्योंकि मतलब जो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन पे हम बनाएंगे या हमारा
किसी कस्टमर से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है, यानी हमारा इतना ज्यादा मतलब जो लोगों से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम मीटिंग्स नहीं कर रहे, तो होता क्या है कि मतलब जो है वो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, डाउट्स आते हैं, अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो ये बेसिकली ये जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, यानी जो एब्स्ट्रक्शन आते हैं, रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं, रुकावटें आती हैं प्रोजेक्ट में, उनको ओवरकम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। तो मतलब जो है अब सारी अनसर्टेनिटी जो है रिमूव होगी, मतलब कोई शक शुबात नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हर बार हम मीटिंग्स करते रहेंगे, हर रोज हमारा कस्टमर से रब्ता होगा, हर रोज हमारा टीम लीड से रब्ता होगा, हर रोज हमारा फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर से, मैनेजर से होगा। कोई इसमें इतना प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जस्ट ये होता है कि वो टीम को लेके चलता है, ठीक है। बाकी जो है जो टास्क वगैरह होते हैं वो मतलब जो है उसको डिलीवरीज में जो है वो देने होते हैं। वेल द नेक्स्ट थिंग इज द बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अनसर्टेनिटी जो है वो इसमें नहीं होती। अच्छा, अर्ली रियलाइजेशन ऑफ बिजनेस वैल्यू, यानी हम बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि क्योंकि हम जाहिर सी बात है मुख्तलिफ पीरियड्स में, छोटे छोटे पीरियड्स में हम एक डिलीवरी देते हैं तो हमारा जो बिजनेस को एक वैल्यू मिलता है, ठीक है। और अर्ली विजिबिलिटी व्हेन टास्क गो ऑफ ट्रैक, मतलब हम पहले ही नजर आ जाता है अगर कोई हमारा जो टास्क है वो ट्रैक पे नहीं है। कोलैबोरेशन एंड रेगुलर फीडबैक टू इंश्योर क्वालिटी एंड प्रोवाइड द राइट सॉल्यूशन। इसमें कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन ये कीज होती है इसमें एजाइल में। एजेंटी में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है, जो कस्टमर जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उस मतलब वो भी आपकी टीम का ऐसा होता है, और जो बाकी डेवलपमेंट है उसमें वो आपकी टीम का ऐसा नहीं होता। आपकी सिर्फ टीम आपकी सॉफ्टवेयर हाउस में होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपका कस्टमर होता है वो भी एजाइल में, एजिलिटी प्रोसेस में वो भी एक ऐसा पार्ट होता है हमारी टीम का। अगर आपको ठीक है मतलब डिलीवरी देते हैं, फीडबैक लिख लेते हैं, रिक्वायरमेंट मतलब जो है इसमें हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी चेंजेस हैं वो भी एक्सेप्ट करते रहते हैं और उसके अलावा डिलीवर भी देते रहते हैं। The agile project plans also depend on the product backlog. Backlog basically कोई भी प्रोडक्ट जब देते हैं तो उसके फीचर होते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ फीचर दैट प्रोजेक्ट नीड्स टू डिलीवर, ठीक है। तो ये बैकलॉग होता है, यानी इट इज अ लिस्ट ऑफ फीचर्स दैट वी डिलीवर इन ईच स्प्रिंट, ठीक है। हर स्प्रिंट में वी विल डिलीवर द लिस्ट ऑफ फीचर्स। इट इज अ यूजर ओरिएंटेड फीचर लिस्ट इन अ लैंग्वेज दैट बिजनेस पीपल एंड यूजर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड। और ये जो बैकलॉग होता है, बैकलॉग everyone can understand it. Product backlog is neither technical nor a list of tasks. Product backlog does not contain all the tasks and dependencies for the project. Product backlog can be defined as a high-level list maintained throughout the project life cycle. उसके अलावा it combines backlog items along with the priority features sorted by importance. Product backlog contains आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आप एजाइल से जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो एजाइल इज अम्ब्रेला टर्म यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वेरियस मॉडल्स यूज्ड फॉर एजाइल डेवलपमेंट सच एज स्क्रम। ये जो एजाइल है ये बहुत बड़ी अलग से डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी है। स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा यूज होती है यानी एजाइल। एजाइल में जो है जो मैथोडोलॉजीज हैं वो मुख्तलिफ होती है। जैसे ये बात कर रहा है स्क्रम मैथोडोलॉजी मतलब जब हम एजाइल के बारे में सीखते हैं तो एजाइल की हम इंडिविजुअल टेक्निक सीखते हैं। एजाइल अम्ब्रेला मींस इट कवर्स मेनी एक्टिविटीज, मेनी अदर टेक्नोलॉजीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अम्ब्रेला, ठीक है। अच्छा, इसमें स्क्रम इज एग्जांपल जो कि मोस्टली यूज होता है। आपको जब अगर प्रोजेक्ट आपके पास 2016 है तो उसमें अब बाय डिफॉल्ट ये जो
एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आ रहे हैं, लेकिन 2030 के किसी और एमएस प्रोजेक्ट में जो एजाइल डेवलपमेंट है वो नहीं है। 16 में भी है, और हाँ 16 में तो अब बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तमाम जितने भी टेक्निक्स हैं एजाइल के, स्क्रम है, यानी स्क्रम है, उसके अलावा एक एक्सपी है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, और कैनबन है, कानबन है, स्क्रम है, एक्सपी है। यानी हम फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहे हैं, हमें सोचना होगा कि हम ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें स्क्रम के जरिए करें। अगर आप स्क्रम करेंगे तो आपको पहले से देखना होगा इस स्क्रम में क्या प्रोसेस होगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रम। अगर आप एक्सपी करते तो आपको वो देखना होगा। अच्छा, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल जो आपको मैंने बुक दी थी उसकी किसकी बुक दी थी, कृष्ण की, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है अबाउट द एजाइल। कहां पे लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर आई थिंक ये 2 होगा या 3 होगा, 4। जब आप रिक्वायरमेंट्स क्लियरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस मॉडल, हाँ, जब मैंने प्रोसेस मॉडल पढ़ाए थे तो उस चैप्टर्स में आपकी ये जो एजाइल की है, एजाइल प्रोसेस मॉडल, वो की है, जिसमें एक्सपी है, स्क्रम है, और भी होंगे, लेकिन ये वाटरफॉल मॉडल है उसी की तरह। हाँ, ये वही टेक्नोलॉजी, वही प्रोसेस मॉडल है, उसमें, हाँ, उसमें ही काउंट होता है। ठीक है, अब इसमें जो एजाइल मॉडल emphasizes on the fact that entire team should be tightly integrated unit। सबसे पहले इसको इंश्योर किया जाता है एजाइल में, एजाइल तक आप एजिलिटी मेथड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपका टीम जो है वो यूनाइटेड नहीं है, आपके कस्टमर आपके साथ नहीं है। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत लाजमी होती है, आपके तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं प्रोजेक्ट के, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत लाजमी होती है, क्योंकि हम सब साथ में कम्युनिकेशन करके, मीटिंग्स करके काम कर रहे होते हैं इस मॉडलिंग में। और इस मीटिंग में ये जो टीम है, उस टीम में क्या है? दिस टीम इंक्लूड डेवलपर, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कस्टमर। Frequent communication is one of the key factors that makes this integration possible. Therefore, daily meetings are held in order to determine the day's work and dependencies. तो इसमें frequent communication होता है, और उसके अलावा जो डेली मीटिंग भी होती है जिस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं। Deliveries are shorter. Usually, a delivery cycle ranges from 1 week to 4 weeks. Therefore, these are commonly known as sprints. आप sprints के, इस टर्मिनोलॉजी में sprints है। What are sprints? They are mini projects. They are mini deliveries, कुछ भी deliver, ठीक है, मतलब जो हम इंक्रीमेंट्स में मुख्य प्रोडक्ट्स देते हैं, या हम कहते हैं कि एक वर्किंग प्रोडक्ट देते हैं, हर एक हफ्ते के बाद एक वर्किंग प्रोडक्ट देते हैं, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देते हैं, उसको हम स्प्रिंट कहेंगे। अब उस स्प्रिंट के लिए हमारे पास लिस्ट ऑफ फीचर्स होंगे जिसको बैकलॉग कहेंगे। और भी इसमें काफी चीजें हैं जो मैं आपको ये दूंगा, आप पढ़ सकते हैं कि स्कोप क्या है इसका, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और देन ये एजाइल प्रोजेक्ट, और ये ग्लॉसरी है, मैं नेट से उठाई हुई है। एजाइल a project management approach based on delivering requirements iteratively and incrementally throughout the life cycle। ठीक है, यानी जो हम रिक्वायरमेंट डिलीवर करते हैं, they will be in iterations। Agile development, an umbrella term especially for iterative software development methodology. Popular methods include Scrum, Lean, DSDM, and Extreme Programming (XP). They are the methods। अब आप जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रम में काम कर रहे हैं तो आपको उसका प्रोसेस आपको देखना होगा। अच्छा, उसके बाद मैनिफेस्टो जो होती है वो इसकी इंफॉर्मेशन होती है, और बैकलॉग इस यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि बेसिकली इट इज prioritized work still to be completed, यानी बेसिकली इट इज अ लिस्ट ऑफ फीचर्स
इसमें तो बहुत सारे टर्म है, लेकिन मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये can't be a method for managing work with emphasis on just in time delivery. Scrum, ये बेसिकली मेथडोलॉजीज हैं। स्प्रिंट, अ शॉर्ट, यहाँ पे स्प्रिंट की डेफिनेशन लिखी है, शॉर्ट डेवलपमेंट फेज विद इन अ लार्जर प्रोजेक्ट डिफाइंड बाय अवेलेबल टाइम बॉक्सेस एंड रिसोर्सेज। ठीक, ये टर्मिनोलॉजी आपको मैं दूंगा तो आपको थोड़ा बहुत एजाइल के बारे में भी पता होगा। अब आते हैं, अब 16 में एक अलग से मतलब सहूलत है, कैपेबिलिटी है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, लेकिन 13 में इतना ज्यादा नहीं है। अब एक दो आपको टेम्पलेट मिलेंगे जिसके थ्रू आप इनको कर सकते हैं। और मैं चला जाता हूं फाइल में, न्यू, और मैं यहां से उठा सकता हूं एजाइल। मैं लिखता हूं एजाइल और सर्च करता हूं, तो एजाइल जो प्रोजेक्ट्स के टेम्पलेट्स होंगे वो आ जाएंगे। हम उनके बेस पे हम कोई प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। आ गया। आप इसको क्रिएट कर दें। अब ये बाय डिफॉल्ट स्प्रिंट स्टेटस और बैक लॉग, मतलब ये जो बैकलॉग होगा वो होगी लिस्ट ऑफ फंक्शंस, फीचर्स, और स्प्रिंट्स होंगे मुख्तलिफ डिलीवरेबल्स या मुख्तलिफ मिनी प्रोजेक्ट्स, और ये एक्चुअल वर्क जो परफॉर्म होता है, रिमेनिंग वर्क। और ये सारी टेम्पलेट में मौजूद है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप इनको क्लिक करके आप डबल क्लिक कर देंगे। अब देखिए स्प्रिंट 1 है, आप इनको डिलीट करें अपने तौर पे आप दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप आइटम टाइप देते हैं यहाँ पे तो वर्क आइटम है या स्प्रिंट है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2। अब इसमें ड्यूरेशन, ये फॉर एग्जाम्पल हम 1 वीक में, ये 1 वीक में देंगे। स्टार्ट डेट, अब ये बहुत पुरानी डेट है, हम टुडे कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे 2012 का कैलेंडर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं टुडे कर लेता हूं। ठीक है, आप इसकी इंफॉर्मेशन यूं भी दे सकते हैं, आप डबल क्लिक कर दें तो डबल क्लिक यहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, अगर आप ये कब खत्म हो रहा है टास्क आपका, 23 तारीख कर देंगे, फिनिश डेट खुद ब खुद कर देगा। ठीक है, तो यहां पे आप बैकलॉग भी उठा सकते हैं, मतलब लिस्ट, या उसका नंबर भी दे सकते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे पहले भी मैंने आपको काफी चीजें बताई हुई। यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऑलरेडी ये बने हुए मुख्तलिफ यानी लिस्ट ऑफ फीचर्स में इसको सिलेक्ट करके ऐसे हम डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए खुद ब खुद इसमें बैकलॉग आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, और यहाँ पे टाइम वगैरह देकर आप सेटिंग कर सकते हैं। हाँ, ये बेसिकली फीचर्स हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं कि यानी ये फीचर जो है वो ये सॉफ्टवेयर, ये जो स्प्रिंट है, दिस स्प्रिंट विल डिलीवर दिस फंक्शन, दिस स्प्रिंट विल डिलीवर दिस फंक्शन, यानी फंक्शनलिटीज की लिस्ट होती है, फीचर्स की लिस्ट होती है बैकलॉग। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हम बहरहाल इसको जितना है आपके बुक में, आप इसको मजीद आप देखेंगे
प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज scheduling tasks. The list of tasks and subtasks in a project form its to-do list, the timing of execution, the tasks and their relationship with other project defined project schedule. ठीक है, तो मतलब जो है वो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको, जो शेड्यूलिंग है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में शेड्यूलिंग बहुत डिटेल में पढ़ी थी, इसमें बता रहा है कि ऑटो शेड्यूल में क्या होगा और मैन्युअली शेड्यूल में क्या होगा। In auto schedule mode, MS project uses the old method of calculating the task schedule based on the project started and its dependencies. When there is a change in project started or in a task schedule or several dependent subtasks, the task schedule are automatically recalculated. This saves the project manager's time and effort. ठीक है, अच्छा, ये ऑटो शेड्यूल में एक करेगा ऑटोमेटिक जो है वो कैलकुलेशन होती हैं, और मैन्युअली भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन एंटर द टास्क ड्यूरेशन एंड डेट्स एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. Once the duration start and end is entered, MS project fixes the schedule for the task and does not move the dates unless they are manually changed. यानी इसमें हमें मैन्युअली काम करना पड़ता है. वर्किंग विथ टास्क. अच्छा, जब आप टास्क देते हैं तो टास्क नेम, टास्क का ड्यूरेशन देते हैं, और टास्क का टाइप, और टास्क की प्रायोरिटी, और टास्क के कंस्ट्रेंट. हम इनको डिटेल में देखते हैं. इंटर टास्क जो करने का तरीका होता है कि आप क्या करते हैं, आप गैंट चार्ट के अंदर ये तरीके बता रहा है कि हाउ वी कैन एंटर द टास्क. आप गैंट चार्ट के अंदर बाय यूजिंग टास्क इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स, टास्क इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स का भी आपको पता होगा, डबल क्लिक करके जो हम लेके आ रहे हैं. और इसके अलावा वी कैन आल्सो इंपोर्ट टास्क फ्रॉम एक्सेल और आउटलुक. हाँ, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं. अच्छा, उसके अलावा ये अलग अलग तरीका बताया कि आप एंटर टास्क करते हैं, आप डिलीट टास्क करते हैं, और कैसे करेंगे उसके सारे वेज लिखे हुए हैं. द क्विकेस्ट एंड इजी वे टू एंटर ऑल नेम्स, all task names in a Gantt chart. The user can simply enter task name, ठीक है, कॉलम में. हाँ, और ऑटोमेटिक आईडी असाइन हो जाती है. To enter task in Gantt chart table, place the cursor in a blank cell in the task name column and enter task name. Press delete or backspace key to delete. To move the task next cell, press the down key and then type the next task name. तो ये टास्क नेम को बता रहा है कि एक तरीका होता है आप टास्क नेम खुद इंटर करते हैं. दूसरे तरीके भी हैं, जैसे बता रहे हैं हाउ वी कैन इंपोर्ट द टास्क फ्रॉम द आउटलुक, फ्रॉम द एक्सेल. ये 3 तरीके बता रहा है. तो मैं कुछ ऐसे टास्क हैं जो मैंने अभी इसमें नहीं लेके आया, मैं यहाँ पे है इंटर इन टास्क. तो ये हमें अगर एग्जाम में आ जाता है कि देयर आर डैश टाइप्स ऑफ, फॉर एग्जांपल देयर आर डैश वेज ऑफ टास्क, इंटर इन टास्क. तो कितने टास्क एंटर करने के? 3 है, गैंट चार्ट, टास्क इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स, और एक्सेल और आउटलुक. और फॉर एग्जांपल ये एक ब्लैंक है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया. आप यहाँ पे नाम देंगे, फॉर एग्जांपल हम नाम दे रहे हैं प्लेन, ठीक है, उसका ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 10 दिन. एंटर कर दिया तो ये आप इस यानी आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते थे, टास्क इंफॉर्मेशन के डायलॉग बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, और एक्सेल और दूसरा आउटलुक से कैसे करेंगे, टास्क इंपोर्ट. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस की जब भी हम कोई नई वीडियो, नई इंफॉर्मेशन लेके आए आपके लिए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है
या नेक्स्ट कोर्स अगर कोई करना चाह रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो चाहिए आपको, तो प्लीज कमेंट में आप लिखें। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड वीडियोस और ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।